नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रोहित है और मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से एलर्जिक राइनाइटिस से संबंधित कुछ अहम जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप उस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर और ध्यान में रखकर इस बीमारी से आसानी से बच सकें और दूसरे लोगों को बचा सकें। तो जैसा कि आपको पता है या फिर आपने सुना होगा कि एलर्जिक राइनाइटिस एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है जो कि नेसल पैसेज का होता है। यह नाक के जो द्वार होता है, नेसल पैसेज में हमारे नाक या हम जिस एरिया से सांस लेते हैं वो एरिया आता है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसल पैसेज या नेसल पैसेज का सूजन, इस समस्या के लक्षण में बार बार हमें छींके आना, स्नीजिंग होना, ईचिंग, नाक में खुजली का होना, नाक का बंद होना, नेजल कंजेशन या पोस्ट नेजल ड्रिप, एक तरह का एहसास जिसमें म्यूकस बार बार गले में उतरता है या उतरते रहने का एहसास हमें होता रहता है। वैसे तो एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि मुख्यतः वायरस से होते हैं के द्वारा पाई जाती है, जैसे कॉमन कोल्ड, सीजनल फ्लू। पर एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या कुछ विशेष प्रकार के लोगों में कुछ विशेष प्रकार की एलर्जी के द्वारा होती है, जैसे परागकण की एलर्जी या ठंडी हवा की एलर्जी या तीक्ष्ण सुगंध की एलर्जी या केमिकल की जो स्मेल होती है उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, खासकर लोगों को। जबकि क्रोनिक राइनाइटिस की समस्या का कारण कुछ एलर्जी के अलावा कुछ दवाइयाँ, मेडिकल कंडीशन, अननोन फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ प्रकार के व्यक्तियों में एलर्जिक राइनाइटिस एक जीवन भर रहने वाली समस्या के रूप में होती है, जो कि समय अनुसार कम या ज़्यादा होती रहती है। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण ज़्यादातर दवाइयों द्वारा या फिर घरेलू नुस्खों द्वारा या फिर उचित सावधानी तथा जानकारी के माध्यम से कंट्रोल किए जा सकते हैं। एक भारतीय अध्ययन के अनुसार एलर्जिक राइनाइटिस की व्यापकता 6 से 7 वर्ष के बच्चों में 11.3% तथा 12 से 13 और 14 वर्ष के बच्चों में 24.4 पाई गई है तथा यह समस्या लगभग 20% एडल्ट पॉपुलेशन को प्रभावित करती है। इनमें से 60 से 70% व्यक्ति पहले से ही अस्थमा या एक्जिमा की परेशानी से ग्रसित होते हैं। कुछ लोगों में इस तरह की समस्याएं एक फैमिली हिस्ट्री के रूप में भी पाई जाती हैं। एलर्जिक राइनाइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, पर ज़्यादातर चाइल्डहुड या एडल्टहुड में ज़्यादा पाया जाता है। तथा लक्षण की गंभीरता मुख्य रूप से चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है तथा 30 से 40 वर्ष की आयु में भी होती है। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण व्यक्ति विशेष तथा मौसम के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इस बीमारी के लक्षण केवल नाक तक ही सीमित नहीं रहते हैं, परंतु ये लक्षण आँख, कान, गला तथा नींद को भी प्रभावित करते हैं। वैसे तो एलर्जिक राइनाइटिस एक नेजल रिएक्शन है जो कि स्मॉल एयरबोर्न पार्टिकल, जिनको एलर्जन कहा जाता है, उनकी वजह से होती है। ये एलर्जन फेफड़ों तथा आँखों तथा हमारे दूसरे अंगों को भी प्रभावित करते हैं, जैसे कि अस्थमा का होना, एलर्जिक कंजक्टिविटिस का होना। इस तरह की नेजल रिएक्शन कुछ विशेष प्रकार के सेल्स के एक्टिवेट होने की वजह से होती है। इस तरह की सेल्स मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स या ईओसिनोफिल्स एक विशेष प्रकार का केमिकल स्रावित करती हैं, जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं। इस हिस्टामिन के प्रभाव से नाक में बार बार बंद होना, खुजली होना, रनिंग नोज होना, नाक में पानी आना या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप होना या फिर फेशियल टेंडरनेस, हमारे साइनस जो होते हैं उसमें एक दर्द सा बना हुआ रहता है। गले में होने वाले मुख्य लक्षणों में आवाज़ का भारीपन, सोर थ्रोट, कंजेशन या गले व कान में खुजली होना ज़्यादातर होते हैं। आँखों में आँखों का लाल होना या फिर आँखों के नीचे सूजन आना या डार्क डिस्कलरेशन होना या फिर आँखों में एक विशेष प्रकार का महसूस होना कि आँखों में कुछ चुभ रहा है या ग्रिटिनेस सेंसेशन का होना आँखों में, इस लक्षण की इंडिकेट करता है।
ये एलर्जी राइनाइटिस हमारी नींद को भी प्रभावित करती है। हम बार बार इस बीमारी की वजह से नींद में उठ जाते हैं, या फिर दिन भर थकान महसूस करते हैं, या फिर मुंह से सांस ले पाते हैं। तो इस बीमारी के लक्षण सिर्फ नाक से सीमित नहीं है, लेकिन हमारे दूसरे ऑर्गन को भी प्रभावित करते हैं। एलर्जी राइनाइटिस के लक्षण मौसमी भी हो सकते हैं तथा साल भर रहने वाले भी हो सकते हैं। जो मौसमी एलर्जी राइनाइटिस के लक्षण होते हैं उसको हम सीजनल एलर्जी राइनाइटिस से जानते हैं, तथा जो साल भर रहते हैं उस लक्षण को पेरिनियल एलर्जी राइनाइटिस के नाम से जानते हैं। जो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है वो मुख्यतः पोलेंस की वजह से होती है, जो कि ट्रीज, ग्रास या वीड्स के द्वारा होते हैं। जबकि पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस मुख्य रूप से डस्ट माइट, कॉकरोच स्मेल या फिर एनिमल डेंडर्स या फंजाई मोड्स की वजह से हो जाती है। कुछ विशेष प्रकार की सावधानी रखकर एलर्जी राइनाइटिस की समस्या से बचा जा सकता है। जैसे कि पोलन सीजन में हम डोर्स को और विंडोज़ को ज़्यादातर बंद रखें। अगर घर में एयर कंडीशन की व्यवस्था है तो कूलर और पंखे ना चलाकर एयर कंडीशन में रहें, तो हम इस तरह की समस्या से आसानी से बच सकते हैं। एक हम हमारे आसपास का पोलन काउंट कराकर भी इस तरह की बीमारी से ग्रसित होने वाले व्यक्तियों की आउटडोर एक्टिविटी को नियंत्रित कर सकते हैं तथा उन्हें इस तरह की बीमारी से बचा सकते हैं आसानी से। पोलन काउंट में क्या होता है कि एक सिलिकॉन रेड को निरंतर समय अनुसार हवा में बार बार लहराया जाता है, ताकि हवा में परागकण की प्रचुरता को और उनकी व्यापकता को आराम से जाना जा सके। जैसे कि ग्रास के पोलेंस जो है ज़्यादातर आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में होते हैं, तथा रेगवुड के अर्ली मिडी टाइम में होते हैं। तथा मोल्ड्स जो होती है फंगस, उसके ज़्यादातर जो परागकण हैं वो ड्राई वाइंडी टाइम में होते हैं, जैसे कि दिन के समय में। अब हम कैसे पता लगा सकें कि एलर्जी राइनाइटिस इस संबंधित बीमारी को हम दूसरे व्यक्ति में कैसे पता लगाया जा सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण के अनुसार तथा इसकी एसोसिएट कंडीशंस तथा मौसम में होने वाले बदलाव को देखकर या किसी दवाई, केमिकल या डस्ट के संपर्क में आने पर किसी तरह के लक्षण का होना या बढ़ना या वापस आना के आधार पर एलर्जी राइनाइटिस को हम आसानी से पता लगा सकते हैं। कभी कभी हमें स्किन प्रिक टेस्ट या ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी इस बीमारी को आसानी से पता लगा सकते हैं। एलर्जी राइनाइटिस के लक्षण ज़्यादातर दवाइयों और घरेलू नुस्खों और उचित सावधानी के माध्यम से आसानी से बचाया जा सकता है। यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बताई गई इस जानकारी का दूसरे लोगों से शेयर करेंगे और आप इस बीमारी से अपने आप को दूसरे लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस बीमारी का एक बचाव एक उपचार है। धन्यवाद।